मूवीज़ के कारण सर कई तरीके की गलत धारणाएँ लोग बना लेते हैं, हाँ। मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं कि हम जाएँगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मूवीज़ का ही दोष नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ौज में सब कुछ आपको फ्री मिलता है। मतलब फ़ौज की दारू फ्री मिलती है, फ़ौजियों को फ़ौज के कपड़े खाना फ्री फ्री, मिलते हैं, रहना खाना फ्री। फ्री मिलता है, रहना फ्री होता है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि अग्निवीर योजना से आप क्या समझते हैं और आपकी इस बारे में पहली धारणा क्या है? अग्निपथ स्कीम का नाम है और अग्निवीर उस सोल्जर को बोलते हैं जो उस स्कीम में ज्वाइन करता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों। हुँ, हुँ। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ फौज को ही नहीं बर्बाद करेगी, उन फौजियों को भी बर्बाद करेगी जो इस स्कीम में आएंगे। ये जो 34,000 लोग बाहर आएंगे, अगर इनके बारे में सोचा जाए, बहुत सारी बातें की गई हैं कि सीपीओज में, पीएसयूज में, सीपीयूज में इनके लिए वैकेंसीज रिजर्व रहें। अच्छी बात है, वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी, पर वैकेंसीज हैं कहाँ? तो नेताओं को एक ये रिलैक्सेशन है इस देश में कि कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो कुछ भी बोलते हैं। अगर नौकरी पेंशन वाली देनी थी तो पेंशन वाली नौकरी अग्निवीर की बंद की, उनकी नौकरी फिक्स की है 4 साल, क्योंकि 5 साल होती है आपको उनको ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। तो आप पहले पेंशन तो नहीं देना चाहते थे, अब आप ग्रेचुइटी भी नहीं देना चाहते। जी, तो बेसिकली एक आपने कास्ट विद इन अ कास्ट बना दिया। जीवन के 4 साल यहाँ हैं, 30 साल आगे बाहर हैं। और नहीं, उस चौथे साल तक आते आते क्या वो लड़का बाकी अपना फोकस, अपना ध्यान दूसरी जगह नहीं लगाएगा? ये स्कीम कहीं से भी फेयर नहीं है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर है। आपने टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, जो कार्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं। जी, जी। आप कार के एडवर्टीजमेंट में टॉप एंड कार दिखाते हो हुँ। और जो नीचे प्राइस लिखी होती है वो वो सबसे बॉटम एंड की। लोएस्ट मॉडल की होती है। आप उसको भर्ती करते हैं और आप उसको 4 साल के बाद आउट करते हैं। देयर आर मेनी पॉकेट्स ऑफ द इंडियन मीडिया जो बोलते हैं रशिया इज इंडियाज ऑल वेदर फ्रेंड। तो अब अगर चाइना की बात आती है एंड इफ वी सी समथिंग हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डू यू थिंक रशिया विल टेक साइड्स विद इंडिया सर? ओनली एंड ओनली। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज क्लैरिटी विथ मेजर के अनदर एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा। सर का एक बहुत लंबा करियर रहा है आर्मी में। टुडेज टॉपिक जो आज हमारी बातचीत है, इट इज़ नॉट योर टिपिकल आर्मी मोटिवेशन थिंग। आज बात होगी पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ जिनके अराउंड आर्मी का व्यवहार शेप अप होता है, वो पॉलिसीज़ जो डिसाइड करती हैं कि आर्मी का फ्यूचर कैसा होगा। तो वेलकम सर, वेलकम टू थैंक यू क्लैरिटी पवन। विथ मेजर। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ यहाँ बैठकर सर। लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, अच्छा लगा मुझे भी। हाँ बिल्कुल सर। सर तो टू स्टार्ट विथ मैं जानना चाहूँगा सर, आप बताइए लाइक हाउ डिड यू डिसाइड टू कम टू आर्मी? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं आर्मी में अपना करियर स्टार्ट करूँगा? पवन, मैं बिहार में एक जगह है जिसका नाम है आरा, आपने सुना होगा। सर। फेमस इनफेमस आप जो भी बोलिए, गानों में भी आता रहा है, आरा जिला गरबा कौन बात का डरबा इज़ अ वेरी फेमस डायलॉग। एंड वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। सर। 12th तक मैंने आरा से किया, फिर मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और मैं एलएलबी परसू कर रहा था। ओके। 2 सेमेस्टर्स मैंने कैंपस लॉ सेंटर से कर लिए थे। एंड आई हैड ओनली 2 जॉब ऑप्शंस इन माय माइंड। वन वाज लीगल कैरियर एंड सेकंड वाज आर्मी। ओके। To be very frank, first was army and backup was legal career. Incidentally, मेरे first जो मैंने SSB दी थी, I couldn't clear that. And then second SSB I cleared it, and that's how I landed up in army. ओके। तो इट वॉज इन विच ईयर सर? I joined in 99, commissioned in 2000. ओके। हमारा वो कोर्स था जो अब विजय के बाद ट्रंकेटेड हुआ और बजाय 1.5 साल की 1 साल की ट्रेनिंग करके हम लोगों को पास आउट किया गया था। एंड और जो पैरेलल हमारे एक्सएनडीए कोर्समेट्स थे या एक्सएससी कोर्समेट्स थे, वो 6 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने आईएमए में की थी और हम लोगों ने 1 साल की थी। मतलब सर जिस टाइम आप ज्वाइन करा होगा उस टाइम पे कारगिल चल रहा होगा एंड दैट टाइम कारगिल चल रहा था। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि उस टाइम पे तो बिल्कुल लोगों को लगा होगा ये तो कि ट्रेनिंग से निकलेंगे और सीधा जंग में चले जाएंगे। नहीं, लोगों को क्लियर था कि जो सोच रखा है वो करना है। एंड ऐसा कोई घर से कोई रुकावट नहीं थी। हाँ। My father was in education, mother was also in educational field. Father was awarded with Padma Shri for literature and social work, ओके सर। and national award for being best handicap employee. ओके सर। Actually, he had lost his eyesight when he was just 1.5 years old. तो And उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की, was the second person in India who has done PhD with blindness, ओके। and second person in India who was given a Padma award with handicap. ग्रेट सर। सो बैकग्राउंड ऐसा था कि कभी कुछ दिमाग में रहा नहीं, सेकंड थॉट्स नहीं थे सेकंड कभी? थॉट्स नहीं थे।
एंड चीज़ें बहुत क्लियर थी कि कहाँ जाना है। हाँ, फादर का उनका इरादा था कि सिंस उनके टाइम पे यूपीएससी परमिटेड नहीं था फॉर हैंडीकैप पीपल, वो चाहते थे कि मैं यूपीएससी दूं, बट मेरा कोई इरादा था नहीं। ओके। एंड थैंकफुली कि मेरा कोई इरादा उस समय नहीं रहा। तो सर आपने इतना लंबा समय आर्मी में बिताया है, पर आजकल का यूथ जो मूवीज़ को देख के एक रोमांटिसाइज कर देता है आर्मी को, कि आर्मी का मतलब जैसा टीवी में दिखाए जा रहे हैं ऑफिसर्स की लाइफ उस तरीके से है। तो उस समय में और आज में क्या डिफरेंस आप पाते हैं सर? पवन, मुझे लगता है कि पहले हमारे टाइम पे शायद ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं थे, और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी, और ना ही इतने एवेन्यूज़ थे जहां लोगों को पता चले कि क्या क्या ऑप्शंस यूथ के पास कैरियर ऑप्शंस है पहले। आज 12th के बाद जितने कैरियर ऑप्शंस हैं हमारे टाइम पे शायद उतने नहीं थे, और थे भी तो पता नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ आपको 95 98 के आसपास, जी। जब प्राइमरली इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ऐसे कैरियर ऑप्शंस होते थे। नया नया कुछ लोगों को सीएस के बारे में पता चला था। अदरवाइज सम्माननीय जो इज्जत वाले ऑप्शंस थे वो मेडिकल और इंजीनियरिंग थे। बाकी उससे बचे तो एनडीए और ये कुछ गिने चुने ऑप्शंस होते थे जो लोगों को पता थे। ओके। आज की डेट में यूथ के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, जो आपने रोमांटिसाइज करने की बात की, मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक बंदा आता है, वो हीरो होता है, कोई एक मेजर साहब कहीं से गिरता है, वो उड़ने भी लगता है, वो एक आदमी एक ही बंदूक से 400 गोलियां चला लेता है। वो देख के आपको और मुझे हंसी आती है, बट तो शायद लोगों को अच्छा लगता होगा। हाँ। मूवीज़ में शायद उस पर तालियां बजती होंगी, बट वो सच नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर किसी को मूवीज़ देखनी है जो एक्चुअली फ़ौज के बारे में अच्छी हैं, उनको प्रहार देखनी चाहिए, उनको हकीकत देखनी चाहिए। बिल्कुल। उनको, अगर आपको याद हो, मनोज बाजपेयी की एक मूवी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, 1971 वॉर के ऊपर थी, जिसमें वो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं और लौट के आ रहे होते हैं। ओके। तो ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए जो रियलिटी ओरिएंटेड है। फौज इतनी मस्ती की और आसानी की चीज़ नहीं है। सर फौज बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे आपको, मूवीज़ के कारण सर कई तरीके की गलत धारणाएं लोग बना लेते हैं, हाँ, मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं कि हम जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मूवीज़ का ही दोष नहीं है। सर। जैसे आपको एक कॉमन, अगर आप मतलब हमारे इलाके में आओ कभी, बिहार, यूपी और उस तरफ, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ौज में सब कुछ आपको फ्री मिलता है। मतलब फ़ौज की दारू फ्री मिलती है फ्ौजियों को, फ़ौज के खाना कपड़े फ्री फ्री, मिलते हैं, रहना खाना फ्री। फ्री मिलता है, रहना फ्री होता है। जबकि वैसा है नहीं, मतलब स्पेशली ऑफिसर्स की केस में तो ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल बट वो एक बिल्कुल। नोशन बना हुआ है कि सब कुछ फ्री मिलता है, बिकॉज किसी ज़माने में इंग्लिश टाइम, ब्रिटिश टाइम पे ये चीज़ें शायद थी, जो अभी तक नोशन चला आ रहा है। और आगे भी जैसे हम बात करेंगे तो ये बातें आएंगी। आप सब कुछ कर सकते हो, नोशंस को क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। खास करके वो धारणाएं जो बहुत गहरे बैठ गई। सर आपने जैसे कहा कि आप बिहार से आते हैं, और बिहार यूपी बहुत बड़ा एक तबका है जो हमारे फ़ौज में रिक्रूटमेंट करता है, और ये तबका है जो सालों साल प्रैक्टिस करता है कि मुझे फ़ौज में भर्ती होना है। पर इस भर्ती का जैसा हमने पिछले 4-5 साल में देखा है, एक नया रूप उभर के सामने आया है अग्निवीर के रूप में। पूरा भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसको दिया गया। पूरा एक जो करियर होता है, लाइफ स्पैन होता है सोल्जर का, उसको बदल दिया गया। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि अग्निवीर योजना से आप क्या समझते हैं, और आपकी इस बारे में पहली धारणा क्या है? आपके क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट है कि अग्निवीर से हम समझते क्या है। अग्निपथ स्कीम का नाम है, और अग्निवीर उस सोल्जर को बोलते हैं जो उस स्कीम में ज्वाइन करता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों। चक्कर ये है कि स्कीम की बात हो गई। अब मेरी धारणा, मैं जिस दिन से अनाउंस हुआ मैं इसके खिलाफ हूँ, और मैं बहुत वोकल रहा हूँ। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में बोला है। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ फौज को ही नहीं बर्बाद करेगी, उन फौजियों को भी बर्बाद करेगी जो इस स्कीम में आएंगे। और हम बहुत करीब हैं इस चीज़ को देखने में। अभी पहला बैच हमारा बाहर आने वाला है, जी। जिसमें से एज ऑफ नाउ सिर्फ 25% रिटेन किए जाएंगे, 75% लोग बाहर आएंगे। जी। अगर आपको याद हो, फर्स्ट बैच में 2022 में तकरीबन 45,000 लोगों की इस स्कीम में भर्ती हुई। बिल्कुल। सो 45,000 में रफली 11-12 हज़ार के आसपास लोग, 11,000 लोग अंदर रहेंगे, और तकरीबन 34,000 लोग बाहर आएंगे। बिल्कुल। अब ये जो 34,000 लोग बाहर आएंगे, अगर इनके बारे में सोचा जाए, बहुत सारी बातें की गई हैं कि सीपीओज में, पीएसयूज में, सीपीयूज में इनके लिए वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी। अच्छी बात है, वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी, बट वैकेंसीज हैं कहाँ?
कई सारे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने बोला कि उनके लिए वैकेंसीज रिजर्व करेंगे, वैकेंसीज है कहाँ? लास्ट ईयर रक्षा मंत्री नहीं, मिस्टर अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कहीं पे हरियाणा में भाषण देते हुए इलेक्शंस के पहले बोला था कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे। तो नेताओं को एक ये रिलैक्सेशन है इस देश में कि कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो कुछ भी बोलते थे। अगर नौकरी पेंशन वाली देनी थी तो पेंशन वाली नौकरी अग्निवीर की बंद की। बिल्कुल। जो मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्शंस हैं ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दो पार्ट्स में है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरा है इंडिविजुअल्स के लिए। सर इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे बिकॉज अग्निवीर इज समथिंग जो वो 4 साल का बैच जैसा आपने कहा कि अभी सामने आने वाला है और उसके परिणाम बहुत जल्दी सबको नज़र आएंगे। पर अगर आप एक बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ बोलें, अगर स्कीम में आपको लगता हो कि ये बेसिक फंडामेंटल ही गलत है, तो उसके आप क्या कहेंगे? अग्निवीर में वो बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ क्या है? दोनों साइड से अलग अलग है। अगर मैं अग्निवीरों की तरफ से बोलूं तो उसके लिए एक शब्द में मैं कह सकता हूँ वो एक्सप्लॉयटेशन। और मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक किसी को ट्रेन करती है, उसके बाद उस ट्रेंड मैन पावर के ऊपर जो टाइम लगा रहे हैं, जो एफर्ट और पैसा लगा रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सर पर सरकार का या सरकार कहती है कि फ़ौज का कहना था कि हमें अग्निवीर चाहिए, और उनका ऐसा मानना है कि अगर उन्हें यंग प्रोफाइल मिल रही है इसका मतलब उन्हें एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्कफोर्स मिल रही है। यही कह के अग्निवीर को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसे आप कितना सही मानते हैं? देखिए, सरकार है, जो मर्जी बोल ले, हम उनको रोक तो सकते नहीं है बोलने से। आखिर इसीलिए वो सरकार है, क्योंकि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप उनसे आरटीआई से पूछेंगे तो उसका जवाब आपके पास नहीं आएगा। दूसरा, यंग प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो 18 साल 19 साल की उम्र में बंदा भर्ती हो रहा है और 23 साल में बाहर आ जा रहा है। तो कोई और क्या प्रोफाइल आपको इतना यंग चाहिए कि आपको 75% फौज 18 से 22-23 के बीच की चाहिए? मेरा पहला सवाल यह है। दूसरा, क्या अभी तक जो आपके पास फौज थी, जो 35-36 तक रिटायर हो रही जवानों की संख्या है, क्या ये फौज यंग नहीं है? जी। क्या इस फौज ने आज तक परफॉर्म नहीं किया? किस जगह पे आपको जो 35-36-40 तक रिटायर होने वाले फौजी हैं वो आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो जो हमारे जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, युद्ध के क्षेत्र में जो इनका परफॉर्मेंस होता है, आप किसी भी अवार्ड सेरेमनी में देखिए, आपको एक परसेंटेज जेसीओज का भी मिलेगा जो नायब सूबेदार और सूबेदार हैं और ऑपरेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी एज प्रोफाइल क्या होती है? उनकी एज प्रोफाइल 40 से 40-45 50 से के बीच में। बिल्कुल क्या वो फिट नहीं है? है। तो कहानी सीधी सी है। अगर आपको सीधे बोलना था, पेंशन बिल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप पेंशन बिल कम करने के लिए एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिसको इनिशियली फौज ने प्रपोज किया था, अगर आपको याद हो, टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के नाम पे। बिल्कुल। एंड ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए बोला गया था, एक ब्रिगेड साइज फोर्स में बोला गया था। ये बताया गया था कि एक ट्रायल होगा और इस ट्रायल में अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो 75% हम रिटेन करेंगे, 25% हम वीड आउट करेंगे। और वो एक बहुत अच्छी स्कीम होती। 25% वीड आउट करने का मतलब था कि जो आपके लोग पाए जाते हैं कि पहले 4 या 5 साल में इफेक्टिव नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या यंग एज में वो उनको कोई डिसेबिलिटी हो रही है, तो आप उनको एक ऑनरेबल एग्जिट देते हैं। और अग्निवीर में उसको बिल्कुल उलट दिया गया। 25% आप रिटेन करने की बात कर रहे हैं और 75% आप वीड आउट कर देने की बात आप कर इन रहे हैं। लोगों को, मतलब आपने, चूंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि वहाँ तो 40,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। कल अगर आपके यहाँ कोई ऐड आए कि आप 10,000 रुपये की तनख्वाह पे लोगों को रखना चाहते हो, एक वैकेंसी के लिए 10,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप उसका फायदा मत उठाइए। दैट्स व्हाई आई सेड एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको आपने उनकी नौकरी फिक्स की है 4 साल। क्यों 4 साल की है? क्योंकि 5 साल होती है आपको उनको ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। तो आप पहले पेंशन तो नहीं देना चाहते थे, अब आप ग्रेचुइटी भी नहीं देना चाहते जी। और आप उनके, जो आपने कहा कि एक कॉर्पस हम देंगे, कॉर्पस क्या दे रहे हैं आप? जिसमें से एक पोर्शन वो खुद पे कर रहा है और आपने उसकी सैलरी जो रेगुलर सोल्जर है उससे कम रखी है। तो बेसिकली एक आपने कास्ट विद इन अ कास्ट बना दिया, और मैं कहूँ क्लास विद इन अ क्लास बना दिया कि ये सोल्जर्स हैं, ये हमारे रेगुलर सोल्जर्स हैं और ये हमारे अग्निवीर हैं। पवन, आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपके पास कोई क्लैरिटी है? आपने भी फौज में 10 साल निकाले, मुझे आप ये बताएं, आपके पास कोई क्लैरिटी है कि आप इन सिपाहियों का, मतलब अग्निवीरों को, सिपाही या इनके जो समकक्ष हैं एयरफोर्स और नेवी में, उनमें आप कैसे सिलेक्ट करेंगे?
कोई आपके पास 75% जो बाहर जाएंगे किस किस basis बेस पे पे जाएंगे? अब आपके पास जो कुछ भी है इसमें ऑब्जेक्टिविटी कितनी रहेगी, सब्जेक्टिविटी कितनी रहेगी, ये मैं नहीं कह सकता। जी। बिकॉज फौज ने अभी तक क्या डिसाइड किया है मुझे नहीं पता है, जी। फौज से निकले हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। और जहाँ तक मुझे अभी भी मालूम है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया या इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है, इसके बारे में कोई पॉलिसी आई नहीं है कि इन अग्निवीरों का कैसे आप सिलेक्शन करेंगे। जी। इनके लिए एसीआर एप्लीकेबल नहीं है, तो ओके। एसीआर का आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें। आप इनका फिर से फिजिकल टेस्ट और फायरिंग टेस्ट ले सकते हैं। रिटन टेस्ट अगेन सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें ये बोल सकते हैं कि मुझे मार्क्स सही नहीं मिला। तो फिजिकल टेस्ट और फायरिंग के बेसिस पे आप फिर से 4 साल के बाद किसी का टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन 4 साल में उस सिपाही ने जो अहर्ताएं अपनी इकट्ठा की हैं, जो उसने सीखा है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर दिन उसकी किसी की तबीयत खराब हो और वो परफॉर्म और ना वो कर परफॉर्म पाए। ना कर पाए, लेकिन वो बाकी से में अच्छा सिपाही है। तो कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है जिस पर आप जज कर पाएँ कि आप किन्हें आगे रखने वाले हैं और किन्हें नहीं रखने वाले? इट्स समथिंग लाइक ओपनिंग अ वर्म ऑफ कैंस। और इस पे आप देखना जिस तरीके का आज की डेट में हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं, जिस दिन ये बोर्ड होगा, बिकॉज एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर के थ्रू आप यूनिट वाइज बोलोगे, हर यूनिट को बोला जाएगा कि आप एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर करें, उसमें से आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके नाम आगे भेजें। आप देखना कितनी शिकायतें आएंगी, बिल्कुल। हर तरीके की शिकायत आएगी। कोर्ट केसेस आएंगे। कोर्ट केसेस आएंगे, उसके पहले करप्शन की शिकायत आएगी। फौज में हम एक टर्म यूज करते हैं भाई बंदगी, उसकी शिकायत आएगी। रीजनलिज्म की शिकायत आएगी। जी। एसएम साहब के गांव वाला था, एसएम साहब ने पैरवी की, सीओ साहब ने कर दिया, सीओ साहब ने पैसे लेके इसकी ओके कर दिया, हमारा हटा दिया। तो इन चीज़ों का आपने ऐसा पिटारा एक तैयार किया हुआ है, जब खुलेगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। जी। आई होप कि इसमें कुछ डिसाइड कर ले, अभी समय है कि कोई फिर से इनका रिटन टेस्ट ले लें, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पैटर्न बनाएं जिसमें हम एक बिना किसी हार्टबर्न के लोगों को सिलेक्ट कर सकें और या तो हटा सकें। बिकॉज एक बार जो भी होना था वो तो हो चुका है, आपने स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी है और उसके इफेक्ट्स आने शुरू हैं। और सर। आप एक और चीज़ सोचिए, 4 साल के बाद आपके पास इस साल 31,000 लोग आएंगे, अगले साल से रफली 60 से 65,000 के बीच में एक साल में भर्ती होती है। 45,000 लोग ट्रेंड फौजी जिनको वेपन्स हैंडल करना आता है वो बाहर आ जाएंगे। वो बाहर आएंगे, जो जिनके ऊपर काफ़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन 4 सालों में उनके ट्रेनिंग के अलावा दी गई है, वो बाहर आएंगे बिना किसी काम के। जी। सर, ये तो बात रही कि अग्निवीर जब बाहर आएंगे, पर थोड़ा उस बारे में बात करें जब एक अग्निवीर सोल्जर फौज के अंदर है। फौज में स्पेशली इन्फेंट्री और फाइटिंग आर्म्स में एक बहुत बड़ा टर्म होता है रेजिमेंटेशन, कि एक जवान को अपने रेजिमेंट के प्रति, अपनी यूनिट के प्रति एक लगाव होता है। उस टाइप की भावना जब उस इंसान को पता है कि मैं तो 4 साल बाद यहाँ से जाने ही वाला हूँ, तो वो भावना आप एक जवान में कैसे इनकलकेट करेंगे? पवन, 4 साल में आपने 7 महीने पहले हटा देना है ट्रेनिंग के लिए। 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी, जी। उसके बाद बचते हैं आपके 3 सवा साल तीन। 5 महीने। इस 3 साल 5 महीने में उस जवान को हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। 3 महीने आप और हटा दीजिए, कितने महीने बच गए? लगभग 3 साल बच गए लगभग सर। 3 साल से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आपके पास वो जवान रहता है किसी भी यूनिट में। अब आपके पास जब यूनिट में वो जवान 3 साल के लिए है, आप जिस कोर में थे, आपको पता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग करके जवान जो आता है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करके आता है, उसकी कोई ट्रेड ट्रेनिंग नहीं हुई होती। सिर्फ उसका एक ढांचा रहता है फौजी का, आगे होने में वो सब एक सिखाना बेसिक पड़ता है। फौजी बना होता है। बिल्कुल। ड्रिल, पीटी, फायरिंग करके उसको हम एक गांव के सीधे बच्चे से एक फौजी बना के लाते हैं, जो ढंग से ड्रिल कर सकता है, फायर कर सकता है, और उसकी फिजिकल फिटनेस को हम डिफाइन कर लेते हैं। बिल्कुल। आपको भी मालूम है कि फौज में जीडी सोल्जर्स के जगह पे आज की डेट में आपको हर जगह ट्रेंड और स्पेशलाइज्ड। सोल्जर्स चाहिए, और कई सारे ऐसे आर्म्स एंड सर्विसेज हैं जहां आपको स्पेशलाइज सोल्जर ही चाहिए। जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सबसे ज़्यादा नॉन टेक्निकल आर्म का वो है आपका ड्राइविंग। ड्राइवर। आपको अगर एक ड्राइवर चाहिए, सोल्जर ड्राइवर जो है, आपको क्या लगता है कि
और मजे की चीज़ ये है कि आपने भर्ती का पैटर्न तो चेंज कर दिया आपने, लेकिन ये नहीं बोला कि आपको ट्रेंड बंदा बाहर से चाहिए। आपको अभी भी रॉ बंदा बाहर से चाहिए, उसको आप ट्रेन करेंगे। तो एक बंदा जिसने कभी गाड़ी के पीछे बैठ के स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया, आपको उसको एक ट्रक चलाना सिखाने में कितना समय लगेगा? पहले आप उसे बेसिक सोल्जर पहले आप बनाएं। उसको बेसिक सोल्जर बनाएंगे, फिर आप उसको एक ड्राइवर बनाएंगे, फिर आप उसको छोटी गाड़ियों पे कम खतरे वाली सड़कों पे भेजेंगे, फिर आप, तो जब तक ये करेगा उसका 4 साल का टाइम हो चुका होगा। बिल्कुल। और चौथे साल में आपने बहुत सही चीज पूछी कि जिस आदमी को ये पता है कि मेरी लाइफ अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल यहाँ पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरे जीवन के 4 साल यहाँ हैं, 30 साल आगे बाहर हैं। और नहीं उस चौथे साल तक आते आते क्या वो लड़का बाकी अपना फोकस अपना ध्यान दूसरी जगह नहीं लगाएगा कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी करूं? क्या सेक- वो अपनी ड्यूटी पे उतना ध्यान दे पाएगा उतने निश्चिंतता के साथ? वो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, कोई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, कोई सीआरपीएफ की तैयारी कर रहा हर होगा। कोई अपना बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहा होगा क्योंकि करेगा उसे क्या? जाना है। करेगा क्या वो? जी। बाहर आके वो जो उसके पास पैसे 12-13 लाख रुपए मिलने हैं, उससे क्या उसकी ज़िंदगी चल जाएगी? उसको एक अल्टरनेटिव चाहिए। दूसरा, आप बोलते हो कि आपने उसको उसके लिए आपने रिलैक्सेशन दे दी एज की, और आपने उसको रिलैक्सेशन दे दी, उसके लिए रिजर्वेशन कर दिया। अब वो मान लीजिए बाहर आता है, सीआरपीएफ की भर्ती में फिर से दौड़ने जाता है, उसको किसके साथ दौड़ना है? 18 साल के लड़के के साथ। उसकी उम्र कितनी होगी? 23-24 साल हो गया। आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो सुबह सिर्फ और सिर्फ फौज की जो निर्धारित पीटी है, वो भी तब अगर वो पीस एरिया में है और उसको वो मौका मिल रहा है। अगर वो फील्ड एरिया में कहाँ पीटी करेगा? तो बेसिकली फेयर कंपटीशन नहीं मिल रहा उसे बाहर निकलने के बाद कैसे भी। मिल रहा है? आप खुद सोचो, ये स्कीम कहीं से भी फेयर नहीं है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर है, ना ही इंडिविजुअल के लिए फेयर है। सर पर इफ द स्कीम वाज सो मच फ्लॉड, इतने फ्लॉज थे, तो नन ऑफ द सर्विस चीफ्स या कोई भी सीनियर लेवल पर जो बैठा था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नो वन ऑफ देम हैज बीन वोकल अबाउट इट कि स्कीम में इतने फ्लॉज हैं और ये लॉन्ग टर्म में फौज को नुकसान पहुंचा सकता है। पीपल हैव मूव टू कोर्ट ऑल्सो, बट कोर्ट ने ये बोल के इसको खारिज किया कि सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी कि एक पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और भारत में जो एक सबसे अच्छी बात है कि हमारी फौज सिविलियन गवर्नमेंट के अधीन है, वो अगर उनको कुछ बोलना भी है तो दैट मस्ट हैव हैपेंड विद इन द क्लोज डोर्स। उसके बारे में पब्लिक में कोई बात नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट सोवरेन है। बिल्कुल। अगर उनको चाहिए, आपको जैसे आपका ये ऑफिस है, आपको अपने ऑफिस के बाहर एक अच्छा दरबान चाहिए तो आप अच्छा रखोगे, आपको एक दरबान नहीं चाहिए आप ना रखो। मैंने तो कई बार बोला कि अगर आपको फौज नहीं रखनी आप डिसबैंड कर दो, बट डोंट हैव दिस शैक। जी। सिर्फ और सिर्फ पेंशन बिल कम करने के लिए किसी ब्राइट माइंड ने आइडिया दिया कि अगर आपका पेंशन बिल, जैसे इस बजट में बोला गया कि 1,71,000 करोड़ रुपए का पेंशन बिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, खैर उसमें ये लोग बड़ी खूबसूरती से नहीं बताते कि उसमें जो डिफेंस सिविलियंस का भी है वो भी शामिल है, वो मेजर और पार्ट वो है। मेजर पार्ट है, आई नो। जी। वो मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट इज ऑफ डिफेंस सिविलियंस। और उसका कारण ये है कि डिफेंस सिविलियन 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा होता है, फौजी 34-35 साल की उम्र में बल्क रिटायर होता है। तो 34-35 साल की उम्र में उसकी सैलरी 40-42 हज़ार तक पहुंचती है, तो पेंशन कम होती पेंशन है। कम होती है। बिल्कुल। और सेम पे ग्रेड में अगर वो बंदा 60 साल तक नौकरी करता है तो वो 90,000, 1 लाख के आसपास उसकी सैलरी होती है, और वो 50 से 60 हज़ार रुपये लेके पेंशन जाता है। पर सर अग्निवीर से डिफेंस सिविलियंस वाली तो प्रॉब्लम को कहीं एड्रेस किया ही नहीं गया, उसे कंफर्टेबली इग्नोर कर दिया गया। देखिए, डिफेंस सिविलियन एक पूरे पॉडकास्ट का टॉपिक हो सकता है। Our service chiefs, especially our Air Force chiefs, ex and present also, have been very vocal about HAL and other defense PSUs. मतलब आपको भी पता है डिफेंस PSUs का, आपके व्यूअर्स को भी मालूम है कि डिफेंस PSUs का क्या हाल है इस देश का। सिवाय कुछ एक को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सफ़ेद थे। सर पर अगर कमिंग बैक टू अग्निवीर सर, गवर्नमेंट ये बोलती है कि बाकी सारे कई देशों में भी ये शॉर्ट सर्विस वाला मॉडल सक्सेसफुल है एंड दैट इज़ वाई वी हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, हम भारत में भी वैसा ही करना चाह रहे हैं।
चक्कर क्या है पवन कि आप दिखाते हो जब आपने टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं जो कार्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं। जी जी। आप कार के एडवर्टीजमेंट में टॉप एंड कार दिखाते हो हम्म। और जो नीचे प्राइस लिखी होती है वो वो सबसे बॉटम एंड की होती लोएस्ट है। मॉडल की होती है। आपने ये तो बोला कि ये कॉन्सेप्ट बाकी कंट्रीज में है, बट कैसे? हम्म। आपने एग्जांपल दिया, मान लीजिए इसराइल का कंस्ट्रक्शन, सिंगापुर कंस्ट्रक्शन है, हर किसी को 2 साल के लिए फौज में नौकरी करनी ना, वो 2 साल की नौकरी हर किसी के लिए कंपलसरी है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन केसेस जहाँ पे फिजिकल कोई इश्यूज हैं या जहाँ पे इलेक्शन को सैंक्शन मिल जाती है। हम्म। अदरवाइज हर किसी को 2 साल फौज में काम करना है। आप इंडिया में लागू कर दीजिए, आप इंडिया में सेम स्कीम लागू कर दीजिए, तब आप बोलेंगे नहीं हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फौज में हमारे पास इतने लोगों को रखने की जगह नहीं है। आप किसी को चूज करते हैं, आप उसको भर्ती करते हैं और आप उसको 4 साल के बाद आउट करते हैं। हम्म। और शॉर्ट सर्विस की आपने बात की, अगर मैं आपको शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के ऊपर लेके आऊँ। आएंगे सर, हम शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स पे भी बात करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं इस पे। अच्छा सर, अगर वही हमने बात करी अग्निवीर की, जब ये लोग बाहर आएंगे सर, हाउ बिग ऑफ अ सिक्योरिटी कंसर्न यू सी, क्योंकि ट्रेंड सोल्जर है, उसके अलावा कोई हैं जो फील्ड से आ रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशनल एरियाज भी सारे देखे हुए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इज़ अ ह्यूमन। तो फिर जब ये 75% लोग बाहर आएंगे, ये सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा एक कंसर्न है। और आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग अगेंस्ट होप कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो एक फ़ौज का कल्चर है, वो कल्चर इन लड़कों में भी रहेगा और ये बाहर आके भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये कोई भी ऐसा मतलब डिस्क्लोज ना करें चीज़ें, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने बोला कि इंसान है और मानवीय भावनाएं कई बार कई सारी चीज़ों की वजह से बिगड़ जाती हैं। जी। और अगर आपके पास मजबूरी है या वैसा लालच है तो कुछ नहीं कह सकते कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। एक तो वो आपका एंगल है स्पॉइनेस के ऊपर। दूसरा एक इशू है कि आपके पास अगर कोई आदमी जिसको हु इज इक्विप्ड विथ अ वेपन, बिकॉज हमारे यहाँ वेपन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हु नोज हाउ टू हैंडल अ वेपन, और उसको बेरोजगार है, उसके घर में प्रॉब्लम है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, उसके पास क्राइम की तरफ मुड़ने का एक बहुत मतलब स्लिपरी रास्ता है, जिसपे अगर कोई बढ़ जाता है तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ज़्यादा डर उसका है कि अगर इन लड़कों को जो फौज छोड़ के वापस आएंगे, अगर इनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया ठीक से, तो सोसाइटी में एक न्यूसेंस की तरीके से आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आप बोलो कि यही ये जैसे आपके यहाँ के एक नेताजी का कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड्स में फौजी ही रहते हैं और फौजी रहेंगे सिक्योरिटी गार्ड में, हम अपने पार्टी ऑफिस में उनको सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। सिक्योरिटी गार्ड अगर कोई मतलब, एक तो ये बात ऐसी थी जिसके लिए उनको धिकारा जाना चाहिए, बट अगर एक बार हम सोचते भी हैं कि जो बंदा पूरी नौकरी करके आता है जिसके पास एक पेंशन है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड की 10-12 हज़ार रुपये की इनकम है उसकी पेंशन को पैडअप कर रही है। यहाँ इस लड़के के पास कोई इनकम नहीं, और उसके और बाद उसे आप बोल रहे हैं कि हम 12,000 की नौकरी दे देंगे। हम ये अगर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनका माइंडसेट है तो आप आगे सोच सकते हैं। और आप बोलते हो कि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर बन जाओ, जब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहीं भी आपका ये नहीं आया कि भाई इनको हम रिहैबिलिटेट करेंगे, इनके लिए हम ग्रेजुएशन में या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि इन लड़कों को जो 12th पास सारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनके लिए 25% सीट्स रिजर्व होंगी। आप ये क्यों नहीं बोलते कि अच्छे कॉलेजेस में बीबीए में इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी, आईआईटीज़ में इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी। कोई क्लियर रीसेटलमेंट प्लान नहीं है बेसिकली। मुझे तो नहीं दिखता, अगर हो भी तो वो पता नहीं मतलब किस स्याही से लिखते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। सर, अगर अग्निवीर स्कीम फेल हो जाती है एंड इफ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्टेप बैक से इन कमिंग फ्यूचर, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी सर? जो इतना हल्ला हुआ और जिस तरीके से कई लोग 4 साल में बाहर हो जाएंगे, फिर आई ऑल्सो डोंट नो कि उन्हें किस तरीके से रिहेबिलिट किया जाएगा, तो वो इज़ अकाउंटेबल, वो इज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। इस देश में अकाउंटेबिलिटी है क्या?
आज तक किसी भी चीज के लिए कोई नेता अकाउंटेबल हुआ है? तो आप मुझे एक एग्जांपल बता दो जहां बड़े से बड़ा गुफा नेता ने मारा और अकाउंटेबल रहा। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, हम 2026 में घुस चुके हैं। एक एग्जांपल बता दो जहां किसी नेता ने अकाउंटेबिलिटी अपने सर पे ली हो। गिने चुने एग्जांपल्स हैं, सिवाय हम आज तक रटते आते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और सिंधिया जी ने विमान दुर्घटना हुई तो त्यागपत्र दे दिया। जी, इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल याद आता है तो बता दो अकाउंटेबिलिटी का। तो होपफुली गवर्नमेंट कुछ अच्छी अच्छी एक रीसेटलमेंट स्कीम लाए ताकि मुझे अग्निवीर नहीं लगता, को कुछ अच्छा दिया जा सके 4 साल मुझे की नहीं सर्विस लगता। के बाद। हमारे यहाँ पॉलिसी है यूज एंड थ्रो। सर वही बात है ना, डिफेंस को एज अ बजट ओवरहेड की तरह देखा जाता है एंड वहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने की सबको जल्दी रहती है। और कॉस्ट कटिंग भी कैसा? आपकी सर्विस के दौरान आपको याद होगा एक डिसीजन आया था कि पीस एरिया में ऑफिसर्स का जो राशन है वो बंद कर देंगे। जी, फील्ड 100%। एरिया में मिलेगा, पीस एरिया में ऑफिसर्स का राशन बंद कर पर देंगे। उसको वापस लेना पड़ा सर। वापस कब लिया गया? जब मामला कोर्ट में पहुंचा और डिफेंस सेक्रेटरी को लीगल नोटिस दिया गया। जी, अभी सबसे मजेदार जो इस बजट में इन्होंने किया है, डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलती है सोल्जर्स को, वो 1922 से टैक्स एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। और उसमें भी अब टैक्स अब लगा उसमें दिया। आपने 2018 या 19 में आपने एक बार कोशिश की, सरकार ने, लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट। अब उसको, चूंकि वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट सर्कुलर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती थी। अब आप उसको पार्लियामेंट में एज अ बिल लेके आए, फाइनेंस बिल में आपने डाल दिया, तो आपको सारी कॉस्ट कटिंग फौजियों के साथ नजर आती है। डिसेबिलिटी में भी सर कंडीशनल कर दिया गया है कि अगर आप ऐसे हैं तो डिसेबिलिटी काउंट होगी, अगर ऐसे वो हैं एक तो अलग डिसेबिलिटी मुद्दा काउंट है, नहीं होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है कि अगर आप फौज में जब आए, अगर आप फिट थे, बाहर जा रहे हैं, तब आप अगर डिसेबल हैं तो आप डिसेबल हैं। बिल्कुल। और मजे की चीज ये है पवन कि जो सिविलियन एम्प्लॉय है, काउंटर पार्ट, उसको अगर वो बेचारा डिसेबल होता है, उसको सारी फैसिलिटीज मिलती है, उल्टा दुगनी मिलती है। उसका अपने आपने उसका ट्रांसफर नहीं करना है, आप उसको डबल एचआरए देते हो, सॉरी डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हो, आप उसको सारी फैसिलिटीज देते हो। जी वेराज एक सोल्जर जो डिसेबल होता है, आप उसको उसकी नौकरी कम करके बाहर कर देते हो। सर, तो व्हाई अ डिसेबल्ड सोल्जर इज सीन एज अ लाइबिलिटी सर? The disabled soldier is a liability to the organization, बिकॉज हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपकी डिसेबिलिटी है, अगर आप लड़ाई में काम नहीं आ सकते, तो फौज में आप काम के नहीं हैं, लेट्स फेस इट। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो बंदा डिसेबल अपनी मर्जी से तो हुआ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ अलग अलग जॉनर के। एक बंदा डिसेबल होता है लड़ाई में या फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, आप उसको बैटल कैजुअलिटी बोलते हैं, उसके लिए एक्सटेंडेड बेनिफिट्स हैं। एक बंदा उसी जगह पे ट्रेनिंग करते हुए या मौसम की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाता है, उसे आप नहीं गिनते। उसे आप नहीं गिनते हैं। और मजे की चीज़ आई है, इंटर बटालियन, इंटर कंपनी, इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन हमारे होते, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। उस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में बंदा, उसको चोट लग जाती है, वो तो स्पोर्ट्स इंजरी। मेरा एक ऑफिसर था, मेरा 2IC था, ही इज नो मोर। बास्केटबॉल मैच खेलते खेलते उसके पैर में चोट लगी एज एन यंगस्टर। अटैचमेंट कर रहा था वो इन्फेंट्री के साथ, बास्केटबॉल खेलते खेलते उसके पैर में चोट लगी, पैर की हड्डी बुरी तरीके से टूट गई एंड ही वाज डिसेबल्ड फॉर लाइफ। अब अगर वो बंदा सोचता है कि मैं पूरी नौकरी कर लूं, पूरी नौकरी करके पेंशन लेके जाऊं, और जो भी उसको शेल्टर अपॉइंटमेंट मिलती है उसके हिसाब से वो नौकरी करता है, शेल्टर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन भी फौज का ही बनाया हुआ है, आप उसको कुछ नहीं देते हो। आप बोलते हो जी आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं, आपके यू विल बी टैक्सेबल। और सबसे मज़ेदार, आपका एनडीए एंड जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज है, उनके कैडेट्स, वो उनको तो आपने बिल्कुल ही छोड़ रखा है खुले में कि दे मतलब आप, डू नॉट गेट एनीथिंग सर। दे डोंट गेट एनीथिंग। डिसेबल्ड कैडेट्स को बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए सर, वो आर स्ट्रगलिंग फाइटिंग अपने कि हमें कुछ दे दो। इवन देयर पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग सर, बट दे हैवंट गॉट एनीथिंग, ये बोल के कि तुम्हारी तो ट्रेनिंग अभी पूरी ही नहीं हुई थी। मैं उसी बात पे आ रहा था। अभी थोड़े दिनों पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनके लिए कुछ एक्सग्रेशिया अमाउंट और
उनका कुछ ECHS की फैसिलिटीज उनके लिए एप्लीकेबल की है, दैट्स अ वेलकम स्टेप। बट आप ये सोचें कि फौज में एक बंदा अगर सिपाही भर्ती होके आ रहा है, जिस दिन वो सेंटर में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करता है उस दिन से उसकी नौकरी गिनी जाती है, जी लेकिन ऑफिसर की नौकरी शुरू होती है उसकी कमीशनिंग के दिन से। जी अगर मैं आपको इसको सिविल पैरेलल्स में बताऊं, अगर यूपीएससी का एक ऑफिसर जिस दिन उसका एग्जाम पास हो जाता है उस दिन से उसकी नौकरी गिनी जाती है। वो ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचता भी नहीं है तब से वो उस बैच का माना जाता है, और ट्रेनिंग सेंटर की रिपोर्टिंग से उसकी सर्विस गिनी जाती है। सीपीओस के जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, वो ट्रेनिंग के पहले दिन से अपना रैंक लगा के ट्रेनिंग करते हैं, ओके जिसका फायदा ये है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो वो कवर्ड। फौज में आपको किसने रोका ये करने से? मतलब सारा भेदभाव फौज के साथ, सारे एक्सपेरिमेंट्स फौज के साथ। ये एक्सपेरिमेंट आप मुझे ये बताएं कि अगर अपने अग्निवीर इतनी ही अच्छी स्कीम थी, या आपने सीपीओस में क्यों नहीं लागू की, या आपने दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं लागू की, या आपने एनएसजी में क्यों नहीं लागू की, या आप टीचर्स के साथ क्यों नहीं करते हो, बैंक वालों के साथ क्यों नहीं करते हो? कि आओ 4 साल के लिए 4 नौकरी साल करो, करो और चले जाओ। आप वहां क्यों नहीं करते हो? दूसरे लोग आएंगे फिर वो जॉब हाँ? करेंगे। आप पॉलिटिशियंस के साथ क्यों नहीं करते हो कि आपको 4 बार से ज्यादा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते? उनके साथ भी करो ना आप। सारे एक्सपेरिमेंट फौज के साथ। मतलब गरीब की लुगाई सबकी हो जाए, जिसका मन करे वही जाए और एक थप्पड़ मार के चला जाए। मंदिर का घंटा बना दिया फौज को। ये तो है सर, थोड़ा सा टॉपिक बहुत मतलब अगर इस Deviate पे कर गया। जी, क्योंकि सम थिंग्स आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, और जब वहाँ पर छेड़छाड़ करी जाती है तो किसी भी फौजी का दिल दुखता है सर। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम फौज में हमारे पास बोलने की आज़ादी नहीं है, सर्विंग सोल्जर्स का कोई यूनियन नहीं हो सकता, और हम सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को मानते हैं, तो जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स अगर बोलते हैं तो उनको क्लोज डोर बोलना होता है। पब्लिक में वो बात नहीं आती, जी और पब्लिक को आप एक तरीके से चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपको पता ये होगा कि जिस समय अग्निवीर लाया गया, बोला गया यार एक आदमी भर्ती होता है वो 16 साल नौकरी करता है, इसमें एक की जगह 4 नौकरी करेंगे। और इस लॉजिक को पब्लिक मान रही है, बिना ये सोचिए कि भैया वो 4 जो हैं वो 4-4 साल के बाद आएंगे। बिल्कुल, एट अ टाइम तो एट अ एक टाइम ही नहीं हो रहा है ये कि एक 4 गुना आपने वैकेंसी बढ़ा दी। हाँ, एट अ टाइम तो एक ही इंसान है। आगे आते हैं अब रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी सारे ऐसी धारणाएं जो एक पब्लिक में बनाई जा रही हैं और बनाई जाती रही हैं। अभी सर इंडक्शन स्टार्ट हो गया था एनडीए में ऑफ वुमेन कैडेट्स, और अब वही बैच आईएमए से भी पास आउट हो चुका होगा रिसेंटली। तो सर वुमेन इन कॉम्बैट रोल एंड वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, जो ये एनडीए और आईएमए में इंडक्शन स्टार्ट हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? आई विल से दैट इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप, लेकिन इसको आपको इसका जो बेस है वो बड़ा करना पड़ेगा। यू कांट हैव ओनली वुमेन एज ऑफिसर्स, यू हैव टू हैव सोल्जर्स आल्सो। रैंक्स में भी आपको रैंक्स में भी अभी सिर्फ और सिर्फ सीएमपी में है, जी आपको रैंक्स में भी और सोल्जर्स में भी वुमेन की एंट्री देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं मानता कि वुमेन आर एनीवेयर लेसर मॉडल्स। हाँ, the requirement of our borders and the requirement of our adversaries demands that we be a bit cautious, स्पेशली जैसे अगर कॉम्बैट रोल्स की बात करें, आपने भी कॉम्बैट रोल में और फील्ड में काफ़ी नौकरी की हुई है। सिचुएशन जब तक ऐसा कंड्यूसिव नहीं होता, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑन द पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। दूसरा, ये कहना कि हमारे सोल्जर्स की मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि वो वुमेन को दे विल नॉट एक्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स की बात भी मानते हैं, और आर्मी मेडिकल कोर में ऑलमोस्ट 100 साल से वुमेन ऑफिसर्स आर देयर। सो आई डोंट थिंक दिस मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसा इशू है जिसकी मतलब अगर आपको याद हो, थोड़े साल पहले 2 पैराट्रूपर्स का, वुमेन ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था। आई नो तो नो उस ऑफिसर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने देयर इज अ रिवर्स जेंडर बायस इन आर्मी, कि मैंने तो 70-72 जंप किए और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पे मेल ऑफिसर्स हैं जो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार जंप करके बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो चक्कर क्या हो रखा है कि ये चीज़ें मीडिया को बहुत अच्छी लगती हैं, पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छी लगती हैं, ऑन ग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ता। एन ऑफिसर इज एन ऑफिसर, सोल्जर इज अ सोल्जर। तो वो रैंक लगा के जब ऑफिसर खड़ा है, irrespective ऑफ हिज और हर जेंडर, ही और शी विल बी गिवन द ड्यू
because I'm sure even women who are joining the forces, they are capable enough and they don't want to be discriminated either positively or negatively. बिल्कुल सर, बिल्कुल. And sir, me being from OTA, so we have seen the lady cadets being trained, and their standards are also at par. Army makes sure कि भाई आपको भी ट्रेनिंग कराई जा रही है और अच्छे से कराई जा रही है. Pawan, I have served in services also. Most of my service was in services where I had interacted with women officers. I have always been very clear in my mind. There's nothing called a woman officer or a male officer. An officer is an An officer officer. is an officer, a soldier is a soldier. Very तो correct. जो भी काम आपको मिल रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये एक सोसाइटल नॉर्म है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लीवे देने की कोशिश करते हैं महिलाओं को. वो जहाँ ज़रूरत है आप दीजिए, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, अगर कोई भी महिला फौज में आ रही है वो ये सोच के आ रही है कि उसको महिला होने का लीवे नहीं चाहिए, बिल्कुल. और अगर किसी को चाहिए तो वो कृपया फौज में ना आए. अगर कोई महिला ये सोच के फौज में आ रही है कि उसको बीइंग अ लेडी उसको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिले, सॉरी, फौज इज नॉट द प्लेस फॉर यू. हियर यू आर कमिंग एज अ सोल्जर एंड ऑफिसर, तो जो भी ड्यूटी है आपको करनी है, बराबर करनी है. बिल्कुल. दुश्मन की गोली ये नहीं पहचानती कि उसके सामने जो खड़ा है वो मर्द है या औरत है. बिल्कुल. सर, थोड़ा सा बात ये बजट 2026 के बारे में करना चाहूँगा. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो सोल्जर्स की जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको टैक्स कर दिया गया है. अकॉर्डिंगली सर विरोध होगा इस बारे में भी, पीपल विल टेक अप द केसेस. सर, हाउ इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि एक लीगल लिटरेसी होनी चाहिए सोल्जर्स में, जिससे हम कोसों दूर रहते हैं. हमें खुद नहीं पता हमारे राइट्स क्या हैं, हमें कहाँ लड़ना चाहिए, वेयर टू गो, हम AFT में जाएं कि कोर्ट में जाएं. तो क्या लीगल लिटरेसी भी एक पार्ट होना चाहिए हमारे ट्रेनिंग करिकुलम का? और मैं थोड़ा सा इस पे आपसे परमिशन चाहूँगा इसको एलोबरेट करके बताने के लिए, प्लीज़ सर. और इसको लीगल लिटरेसी के साथ साथ फिनेंशियल लिटरेसी से भी जोड़ना चाहूँगा. सबसे पहले जो पेंशन वाली चीज़ है उसको क्लियर करते हैं. गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लोग डिजेबल लोग बोर्ड आउट होंगे, मतलब फौज जिनको बोलेगी कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कृपया फौज छोड़ दीजिए, या आपको फौज से बाहर निकाला जाता है, सिर्फ उनकी डिजेबिलिटी पेंशन पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा. ओके. अगर कोई आदमी डिजेबिलिटी के साथ अपनी पूरी नौकरी करता है या अपनी मर्जी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेता है, लाइक मैं अपना केस बताता हूँ. मुझे शुरुआत में आई गॉट कमीशन टू 2003 में मुझे चोट लगी, देन आई गॉट अपग्रेडेड. फिर जब मुझे मेरी तकलीफ बढ़ने लगी, आई अगेन गॉट इंजर्ड इन 2017. तो मैंने एक टाइम के बाद ये डिसाइड किया कि भाई मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में दाव कि मैं ऐसी पोजीशन पे आ गया था जब मुझे एक्टिव फील्ड में मेरी नौकरी बहुत कम बचनी थी. बट मैंने ये सोचा कि अगर मुझे परेशानी हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन पे बोझ बनने से अच्छा है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर. जी. उस समय मेरे वो डिसीजन लेने में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और वो टैक्स फ्री होगी. अब डिसेबिलिटी पेंशन के दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है आपका सर्विस पेंशन, और दूसरा सर्विस एलिमेंट, और दूसरा होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट. दोनों एलिमेंट्स मिला के डिसेबिलिटी पेंशन बनती है. पूरी पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन बोलते हैं. उसका मतलब था कि मुझे तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने की बचत होगी अगर टैक्स लगता है तो, और नहीं लगता है तो. मैं पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ. और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने वो डिसीजन लिया. अदरवाइज मैं भी वो डिसीजन नहीं लेता. मैं वेट करता कि या तो फौज मुझे बोले कि भाई साहब अब आपके बस का कुछ नहीं, आप चलो बाहर, या फिर मैं भी पूरी नौकरी करके बाहर निकलता. तो मैं आप 2022 में जो मैंने रिटायरमेंट लिया उसकी जगह पे मैं 2031 तक जॉब में रहता. मैं 9 साल और उस ऑर्गेनाइजेशन पे रहता, शायद एक बोझ की तरह रहता. तो आप चाहते क्या है? पहली चीज कि आप एक ऐसे आदमी को जो अपने आप को, मैं प्रीमेच्योर रिटायरीज की बात कर रहा हूँ, जो ऑफिसर्स में भी है, जवानों में भी है, जिनको लगता है कि भाई अब मेरी मतलब जो शारीरिक स्थिति है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन फौज का जो सिस्टम है उसमें हर किसी को बोर्ड आउट भी नहीं करते, तो मैं भाई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके बाहर आ जाता हूँ. दूसरा जो आपने लिटरेसी की बात की, अगर ये लिटरेसी हर किसी के पास हो, अगर मुझे उस समय पता होता कि बोर्ड आउट होने का ऑप्शन भी एक ऑप्शन होता है जिसमें ये बेनिफिट है, आई वुड हैव प्रेफर्ड बीइंग बोर्डेड आउट. फिर आप एक मौका ये दे रहे हैं, दिमाग में आप ये भावना लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको चोट लग गई है, जो किसी भी कारण से, चाहे ट्रेनिंग में चाहे ऑपरेशंस में डिसेबल हुआ है, वो ये कोशिश करे
कि अपना सारा काम बंद कर दे, उसका सीओ उसको फौज के हॉस्पिटल में भेजे और फौजी अस्पताल में जाने के बाद वो बोट आउट हो। आप प्रीमेच्योर रिटायरीज के साथ ये क्रिएट करना चाहते हैं। वेराज आप सिविल में क्या कर रहे हैं? बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को आप हर साल हजारों करोड़ रुपए देते हैं बिकॉज वो लोग काम नहीं कर रहे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। उनके यहाँ आप वीआरएस के लिए 8-8, 10-10 हजार करोड़ रुपए देते हैं, और यहाँ जो लोग खुद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं, जिनको आप एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, आप उनको टैक्स कर रहे हो। दूसरा, कई सारे हमारे ऐसे बहादुर ऑफिसर्स और जवान हैं जो डिसेबिलिटी के बाद भी उन्होंने सम्मानजनक तरीके से पूरी नौकरी की जी। और सिर्फ पूरी नौकरी ही नहीं की, कई लोग सूबेदार मेजर बने, कई लोग लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे। क्या आपको उनकी पेंशन भी टैक्स करते समय एक पैसा शर्म नहीं है? तो ये तो आपका डिसेबिलिटी पेंशन का इशू था। उसके बाद अगर आप आते हैं जो आपने बोला लीगल लिटरेसी, फौज में मुझे लगता है कि हमें लीगल लिटरेसी अगर हमने ज़्यादा कर दी तो तकलीफ बढ़ जाएगी, केसेस बढ़ जाएंगे। केसेस नहीं, इनसबऑर्डिनेशन बढ़ेगा। हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पवन, एक अगर आप बात करें कि इंटरेस्ट किसका पैरामाउंट है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऑलवेज prefer सर, करूंगा। हम वी It will always- स्टार्ट विद दैट ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज paramount. एवरीथिंग। या तो अगर मैं अपने हर जवान को, हर ऑफिसर को उसके सारे लीगल राइट्स के तरफ लेके जाऊं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि उसके बाद आप फौज चला सकें। फिर फौज में और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई फर्क नहीं बचेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट ये है, लीगल लिटरेसी हर जवान को देने की जरूरत नहीं है, बट एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें उस जवान के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको लीगल लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन दिलाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम उसको नहीं करा। व्हाट आई मीन इज, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बैक द इंडिविजुअल सो दैट ही गेट्स हिज ड्यू। बिल्कुल। अब आपको मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एक बहुत ही आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है आपका मेंटेनेंस के केसेस, जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई विवाद होता है, वाइफ अप्रोच करती है एंड फौज का एक अलग से रेगुलेशन है, आर्मी ऑर्डर है, जिसके तहत आप कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही सोल्जर या ऑफिसर की सैलरी से उसकी वाइफ और बच्चे को मेंटेनेंस ग्रांट करते हैं। अब इसमें एक केस चंडीगढ़ एएफटी में आया, मेजर अमित कुमार मिश्रा का केस था। उस पे चंडीगढ़ एएफटी ने अपना जजमेंट दिया कि फौज का रोल इसमें नहीं आता है, फौज मेंटेनेंस नहीं दे सकती। फौज उसके बाद इस केस के अगेंस्ट एएफटी प्रिंसिपल बेंच में गई और वो केस अभी सब जुडिस है तो एएफटी प्रिंसिपल पे। तो मेरा मानना, अपना मानना ये है कि जो चीज़ें जिसके लिए सिविल में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैरिटल डिस्कॉर्ड है, इन सब चीज़ों से फौज को चाहिए कि जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बेहतर है। बिकॉज आप किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पा रहे हो जवान का, लेकिन जहां उसके अगेंस्ट अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रिज्यूम करके बैठ जाते हो कि गलती हस्बैंड की है, बिल्कुल, चाहे वाइफ की भी गलती हो, तो आप ये प्रिज्यूम कर लेते हो और आप उसके ऊपर मेंटेनेंस का बोझ डाल देते हो, जबकि कोर्ट ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। वेयर एज अगर आप देखें कि अगर किसी के खिलाफ, जैसे सबसे उसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम जवानों की आती है, आपने भी फेस किया होगा कि साहब घर में पड़ोसी परेशान कर रहा है, रिश्तेदार ने ज़मीन दबा ली है, हमारे बगल वाले ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। इन मामलों में हमारा जो मैकेनिज़्म है, एक समय था जब कंपनी कमांडर की चिट्ठी पे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्शन लेता था। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में कोई एक्शन नहीं होता है, अनटिल अनलेस कि कहीं से वो मीडिया में चीज़ें ब्लो अप हों, तब जाके कोई एक्शन ले ले। ये चीज़ें हैं जहाँ सोल्जर को उसके लीगल राइट्स और उसको लीगल सपोर्ट की ज़रूरत है, खास करके वैसे मामलों में जहाँ पे उसका इंटरेस्ट या उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। सिमिलरली आजकल एक और इंसिडेंट बहुत ज़्यादा सामने आता है, पुलिस की हाई हेडेडनेस। कई सारे केसेस हुए, कर्नल बात का केस है पंजाब वाला, या फिर उड़ीसा का केस हुआ। बिल्कुल, जवानों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे जवानों के साथ पुलिस वाले मारपीट करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, बट इसके अगेंस्ट एक पूरा सिस्टमिक बैकअप होना चाहिए। जो मतलब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्रताप सिंह कैरो के टाइम पे पंजाब में क्या हुआ था, आपको याद होगा जी, प्रताप सिंह कैरो के बेटे ने किसी महिला के साथ बदतमीजी कर दी थी,
और उसकी पिटाई हो गई, बहुत अच्छे से उसकी पिटाई की गई, और ये प्रताप सिंह कैरो कैंट में घुस रहे थे, उनको घुसने नहीं दिया गया। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी को फ़ोन किया, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हुई कि अगर आपके बेटे में इतनी तहजीब नहीं है और अगर फौज अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती तो फौज किसी काम की नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ा बंद सा कम हो गई कम हो गई हैं, और वो उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा सर, अभी आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सर, एसएस ऑफिसर्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगा सर। एसएस ऑफिसर्स एक ऐसा ऑफिसर कार्डर है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट आर्मी हेडक्वार्टर्स करता ही रहता है। पहले 5 साल का टेन्योर किया गया, फिर उसे 5+5+4 कर दिया गया, फिर उसे 10+4 किया गया, फिर बोला 10 ईयर्स है पर आप फिर भी चाहो तो 5 साल में निकल सकते हो। तो एसएस ऑफिसर्स के ये जो पॉलिसी है और आगे जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस एज क्राइटेरिया एंड ऑल, तो इसके बारे में आप इसे कैसे देखते हैं सर? एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, आपकी ट्रेनिंग काउंट नहीं होती है आपकी सर्विस में, बिल्कुल 9 महीने वो आपके जुड़ते नहीं है, आपकी नौकरी 14 साल से ज़्यादा रखी नहीं गई क्योंकि 15 साल के होने पे आपको पेंशन देना पड़े, जी। और आप किसी एसएस के लिए जो मैक्सिमम एज परमिटेड है वो 27 साल है। बिल्कुल 14 साल की नौकरी और तकरीबन 10 महीने की ट्रेनिंग और छुट्टी, 42 ईयर्स 42 साल का आदमी आप बाहर निकालते हैं बिना पेंशन के, बिना पेंशन बिना के, कंप्लीट ईसीएचएस के, बिना ईसीएचएस सपोर्ट के, और आप बोलते हैं जी हमारी ह्यूमन राइट्स फॉर द जनरेशन और एचआर और हमारा बहुत बढ़िया है। सर खैर इवन मुझे लगता है कि इसमें फौज से ज़्यादा दोष शायद सरकार का है, क्योंकि फौज और सरकार उस लेवल पे एक ही है, अलग अलग नहीं है। इवन विद द रीसेटलमेंट प्लान्स दैट आर देयर सर, जो रीसेटलमेंट प्लान्स हैं एसएस ऑफिसर्स की अगर बात करें, सभी स्टेट्स में तो कोई कोटा भी नहीं है। सिर्फ स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा जहाँ पे आप स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम्स में देयर इज़ अ कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन, बाकी स्टेट्स में वो भी नहीं है। देयर इज़ नो प्लान कि आप उनको कैसे बाहर निकाल के बाहर रीसेटल करेंगे। विज़ा विज़ अभी आप बात कर रहे हैं कि उससे कई गुना क्वांटिटी में जब अग्निवीर आएंगे उनके लिए आपके पास रीसेटलमेंट प्लान है, पर एसएस ऑफिसर्स को ही अभी तक प्रॉपर रीसेटलमेंट नहीं हो पा रहा सर। और जो जिस रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो वो ग्रुप बी पोस्ट में है, ग्रुप ए में कहीं नहीं। बिल्कुल आपने अगर ये बोला होता कि भाई एसएस ऑफिसर्स के लिए सबके लिए 2 साल का मैंडेटरी, चाहे वो एमबीए करना चाहे, 6 महीने वाला नहीं जो कि एक टेलर मेड कोर्स होता है जिसकी कोई यूटिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है। बिल्कुल, कोई कंप्लीट एमबीए नहीं, कोई स्टडी लीव नहीं। आप उनको 2 साल की स्टडी लीव लास्ट के 2 ईयर्स में दीजिए, 12 साल के बाद आप उनको 2 साल की मैंडेटरी स्टडी लीव दे दीजिए जिसको चाहिए। वो स्टडी लीव आपकी सीट्स हो आईआईएम्स में, आईआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे उनका एक्चुअली स्किल डेवलप, तब तो आपको समझ में आता है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स में उनके लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं है, नथिंग। एज आधे ऑफिसर्स जब तक छोड़ते हैं सर उनका एज लिमिट निकल चुकी होती है। प्रोफेसरशिप जहाँ कोई एज नहीं होती वहाँ उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपके जो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल 15 साल का आपने इसलिए नहीं किया कि आपको पेंशन देनी पड़ेगी, 15 साल का करते ही आपका क्लॉज है पेंशन का, तो आपने उसको 15 साल से नीचे रख दिया। बिल्कुल, आप उसको 5 साल जब था, 5 साल वॉज अ वेरी गुड स्कीम, क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो जाते, यू हैड एज एट योर साइड। ये वॉज इन योर फेवर, और आप उस समय बाहर आते हैं एज अ यंग। अगर कोई जल्दी भर्ती हो जाता है 22-23 की उम्र में, 27-28 की उम्र में बाहर आ रहा है, 5 साल की फौज के एक्सपीरियंस के साथ, बबलिंग विद जोश, इज गुड फॉर एवरीथिंग। उसको बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया। आपने उसको बढ़ा के पहले 10 किया, फिर आपको लगा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपको बीच में ख्याल आया कि पैरेलली हम यहाँ से लोगों को आईपीएस में ले लेते हैं, वो भी बंद हो गया। वो हुआ ही आपने नहीं, शुरू ही नहीं हाँ, किया, that आपने never- एग्जाम ले लिया, कभी और मटेरियलाइज नहीं हुआ वो। कभी मटेरियलाइज नहीं किया, बिकॉज आपको आईएएस से प्रॉब्लम, उनकी साइड से प्रॉब्लम आ गई। लेटरल IPS एंट्री के बारे में lateral अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर पे कमीशन में लगातार रिकमेंडेशंस आते हैं, लेटरल ऑब्जर्वेशंस इन सीपीयूज एंड आपके जो पीएसयूज एंड सीपीयूज में, आज तक नहीं हुआ। तो आप जो आपके वहाँ एक लिखा हुआ है ना, आपने सब मोह माया है, आप बस उस जगह ला के छोड़ देते हैं कि एसएस ऑफिसर बस भैया, या तो अगर वो लेडी है तो पति के भरोसे हो जाए, या अपना उसके पास कुछ उसने बचा लिया अगर 14 साल में, तो उससे अपना कुछ काम शुरू कर ले, या फिर कंठी माला लेके निकल जाए सब मोह माया करना।
और क्योंकि सर जो आईआईएम्स के कोर्स होते हैं, जैसा कि आपने बोला, इट इज़ अ 6 मंथ्स कोर्स, उसको बाहर कोई वैल्यू मिलती नहीं। दे आर नॉट कंपेयर्ड कि हम आईआईएम से एमबीए या एट कुछ करके आए हैं। आपका वो कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यस, इट्स नॉट इवन अ डिप्लोमा। इट इज़ अ सर्टिफिकेट तो कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स की क्या वैल्यू है? और और आपको वो 6 महीने में, अगर ये भी हो ना कि 6 महीने आपका, जैसे अभी फॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से आप सीन की फोकस्ड हो रहा है सप्लाई चेन पे ही, आप 6 महीने हो या आप एचआर पे 6 महीने हो, तो फिर वो समझ में आता है। जिस समय आपने और हमने किया उस समय इट वाज अ जनरल जनरल कोर, कोर्स। लेकिन इंदौर का था CCBMDO, सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डिफेंस ऑफिसर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डिफेंस ऑफिसर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट आपको सब चीज का एक थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता है, जस्ट अ पेरिफेरल व्यू। जब पेरिफेरल व्यू। आपके पास एक्सपर्टाइज किसी चीज की नहीं है, तो कॉर्पोरेट आपको उस कोर्स की वजह से नहीं ले रहा, आपको ये सोचना पड़ेगा। कॉर्पोरेट आपको ले रहा है बिकॉज आपकी जो एज अ डिफेंस ऑफिसर आपने 5 साल 10 साल 14 साल या 20 22 जो भी साल की, जितने सालों की आपकी नौकरी है, उसमें आपने क्या किया है, और वो आपकी उस एक्सपर्टाइज की वजह से ले रहा है, इस कोर्स की वजह से नहीं ले रहा। बिल्कुल। ये कोर्स एक तरीके से, मतलब आप बोल दें कि जो आईएम्स और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस करा रहे हैं उनके लिए एक, या तो सेकेंडरी वे ऑफ अर्निंग है या जो भी आप मान लें। बट आप क्यों नहीं कर सकते हैं कि आप 2 साल का खुद को ऑफिसर्स को मौका दें कि वो आईआईटीज या आईआईएम या इस तरीके के इंस्टीट्यूट से अपनी पीजी करें, एमबीए करें, और अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या उनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो अपना एमटेक करें। स्टाफ सर्विस ऑफिसर्स के साथ आप उनको ये भी नहीं परमिट करते कि वो एक एज के पहले स्टाफ कॉलेज कर लें। आप उनको डेपुटेशन जाने अलाउ नहीं करते हैं, आप स्टडी लीव अलाउ नहीं आप करते। स्टडी लीव नहीं देते हैं। मतलब क्लास विद इन द क्लास। आप पेंशन भी नहीं देते, आप और ईसीएचएस भी यहाँ नहीं आके देते फिर पूरा। वो बात आती है जिसपे मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट चूंकि ऊपर है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा ना हो। अदरवाइज अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, यू कांट हैव अ क्लास विद इन अ क्लास। बिल्कुल। ऑफिसर्स के बीच में यू कांट हैव अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जिसको ये सारी चीज़ें डिनाइड हैं, एंड यू हैव अ परमानेंट कार्डर ऑफिसर जिसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा अब हमारे इस टॉपिक से बाहर आते हैं सर, एंड क्योंकि मैं जानता हूँ कि यू हैव बीन एक्टिव इन स्पीकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो सर, थोड़ा सा बात करते हैं रिसेंटली इंडो यूएस ट्रेड डील की सर। अ लॉट ऑफ यू एंड क्राई हैज़ बीन मेड अराउंड दैट कि फाइनली इंडिया और यूएस की डील हो गई, एंड वी हैव सीन अ राइज इन स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। सो हाउ डू यू सी इट सर? बिकॉज पहले इस डील से पहले ट्रम्प अनाउंस की बहुत हाई टैरिफ्स रहेंगे, फिर उसी को धीरे धीरे कम करके लाके अब ऐसा दिखाया गया कि वी हैव अचीव्ड समथिंग वेरी ग्रेट। नहीं, जो इनिशियली 25% टैरिफ किया गया, फिर एडिशनल 25% लगाया दैट यू आर बाइंग रशियन ऑयल, एंटायर यूरोप इज बाइंग रशियन ऑयल, इवन अमेरिका इज बाइंग रशियन ऑयल एंड रशियन मिनरल्स। बट आपको चूंकि आपको इंडिया को फोर्स करना था कि इंडिया अपना मार्केट खोले, स्पेशली फॉर 3 इशूज। जो जिस्ट था शुरू से वो था आपका डेयरी, दूसरा था एग्री, और तीसरा था जीएम फूड। इन 3 के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड था कि ये 3 चीज़ों में हम आपसे डील नहीं करेंगे। हमारा एग्री सेक्टर हम आपके लिए नहीं खोलेंगे, हम अपने यहाँ जीएम सीड्स का परमिशन नहीं देंगे, और हमारा डेयरी बिजनेस जो है इसमें आपके डेयरी को हम परमिट नहीं करेंगे, विल टैक्स देम हेवीली। तो ये रेसिप्रोकल टैक्स उस पर नहीं लगेगा। सारी लड़ाई यहीं की थी। आपको ट्रंप का मेंटालिटी समझना पड़ेगा कि ट्रंप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी के, जहां पे उनका हार्ड लाइन उस तरफ। अब उनके जो फार्मर्स हैं, आपको अमेरिकन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा कि वहाँ छोटे फार्म्स नहीं होते, हमारी तरह टुकड़ों में खेती नहीं होती, ह्यूज पॉकेट्स, बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, और मैकेनाइज्ड खेती ज़्यादा है। तो वहाँ के जो किसान हैं, वो उनके पास जो फसल उगा रहे हैं, वो उसकी कीमत उनको अच्छी नहीं मिल रही है। सिमिलरली उनकी जो डेयरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स वो उसके बाद बना रहे हैं, उसका उनको मार्केट चाहिए। और इंडिया आज की डेट में सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, जहाँ पे एंट्री नहीं देने की बात हुई थी, इस वजह से सारी लड़ाई थी। रशिया, ईरान, ये सब ऊपर की बातें हैं, कहने वाली बातें थी। लड़ाई ऐसे जो भी था वो इन 3 चीज़ों पे था। ट्रेड डील हो चुका है, 36 घंटे जब हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है
आज सुबह भी पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में अपना स्टेटमेंट दिया है, बट अभी भी फाइन प्रिंट्स बाहर नहीं है कि इन 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट्स की, दोनों गवर्नमेंट्स की क्या बात है। क्या स्टैंड है? तो लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पे झुकी होगी, शायद इसी वजह से इतना टाइम भी लगा है। ओके। और एज ऑफ नाउ तो हमारा मतलब एक तरीके से आप देखें तो जो साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न एशिया की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें से हम वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में हैं। बट आगे देखते हैं अभी क्या होता है। सर, साउथ एशियन कंट्रीज पे जब हम आते हैं सर, वी हैव सीन अनरेस्ट ऑल अराउंड द कंट्रीज जो इंडिया को सराउंड करती हैं। रिसेंटली अभी बांग्लादेश में जो हुआ सर, और जो चल रहा है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टारगेटिंग ऑफ पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी और उनके साथ वायलेंस का होना, और उसके बाद हमारी सरकार का कोई आउटस्पोकन उसको जवाब ना देना। हाउ डू यू सी इट सर? देखो, आउटस्पोकन जवाब ना देना इस सरकार का, खासकर उस हालत में जो सरकार खुद को हिंदू रक्षक सरकार बताती है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है। बट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, हम खुल के किसी और देश के बारे में नहीं बोल सकते, अदरवाइज फिर हमारे यहाँ भी बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि समहाउ मुझे लगता है कि मोदी सरकार की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि दे हैव टू शो देम होलियर देन दाउ। इनको हमेशा ये दिखाना है कि भाई हम अपने, मतलब जिस तरीके से मोदी जी का रहा है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी वेलफेयर बहुत ज़्यादा है, इवन कांग्रेस से ज़्यादा है, तो शायद एक वो रीज़न है। तीसरा, इंटरनली हो सकता है कुछ हो रहा जो आपको और मुझे नहीं पता है, बट आई पर्सनली फील आर रिएक्शन शुड हैव बीन मच मोर स्ट्रॉन्गर। दूसरी एक चीज़ और है कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सीए कानून इसीलिए लाया गया था। तो क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम वो जो पॉपुलेशन वहाँ है हिंदुओं की, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास हिंदू भी बांग्लादेश में है, कैन वी अब्जॉर्ब देम? इमोशंस अपनी जगह पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपनी जगह। अफगानिस्तान से कुछ 1,000 लोगों का आना, उनको एब्जॉर्ब करना ठीक है, समझ में आता है। देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह को मिला के तकरीबन 3 से 4 करोड़, 3 करोड़ के आसपास हिंदू आपको इन दोनों देशों में मिलेंगे। क्या आप उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे? अगर आप इसमें एक सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये नंबर और बढ़ जाता है। हम एज इट इज़ अभी जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनसे परेशान। तो ये 3 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर क्या हम इनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो रहने वाले बांग्लादेशी नेशनल्स ही हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल्स ही हैं। तो जो भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो मुझे लगता है गवर्नमेंट ले रही होगी। वी नीड टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। हो सकता है हमें नहीं पता है, प्रेशर के डिप्लोमेसी में बहुत सारे तरीके होते हैं। They must be doing their I am job. sure sir that government is doing their job, but the question that I want to ask is, अभी recent years में देखा गया सर, there are small nations like Bangladesh has started speaking openly, maybe with the change of regime. नेपाल अपने मैप के साथ कुछ ना कुछ करता रहता है, मालदीव्स बीच में बोलने लग गया था कुछ ना कुछ। तो इन तीनों ऐसे छोटे देश, उनको कहाँ से बैकिंग आ रही है सर? आर दे बीइंग बैक्ड बाय यूएस और आर दे बीइंग बैक्ड बाय चाइना? मतलब हाउ हैव दीज nations which are comparatively economically defense military power wise in every sense they are smaller than India and has started speaking against India? Because as you rightly said, somebody is backing that. Now ये जो somebody है, ये somebody कभी, अगर जैसे आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको घरेलू बातों से जोड़ देते हैं। घर में एक बहू आती है जो थोड़ी सी शैतान होती है, तो सास बेचारी उससे परेशान रहती है। कभी उस बहू को ताई जी को सिखा रही होती हैं, कभी बहू की अपनी मामी कुछ बता रही होती है, कभी समधन कुछ सिखा के भेज देती है। तो ये हमारे यहाँ ताई, समधन, मामी ऐसे बहुत सारे हैं। कभी यूएस की तरफ से कुछ आ जाता है, कभी चाइना की तरफ से कुछ आ जाता है। जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। जो नेपाल के साथ हमारा इशू है, काली रिवर के पास का बहुत ही छोटा सा एक पैच है जिसके ऊपर इशू बनता है। इशू क्यों बनता है? क्योंकि नेपाल को अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी कुछ बेचना है। बिल्कुल। तो नेपाल सरकार क्या बेचे, या नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करेंगे? एक लैंडलॉक कंट्री जिसके पास एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भूटान के साथ बहुत छोटा हिस्सा मिलता है जिससे कोई खास मतलब नहीं है, और तीसरी तरफ हिंदुस्तान। तो अगर आपको किसी को बुली बोल के कि भाई ये हमें बुली कर रहा है और हम इंडिया के अगेंस्ट खड़े हैं, देखो हम कितने ताकतवर हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत है
कि हम भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप वो उनके, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनका माइंडसेट आप ऐसे समझें। रहा सवाल, चाइना विल ऑलवेज वांट इंडिया टू बी डिस्टर्ब्ड फॉर रीजन बेस्ट नोट। ये नहीं है कि चाइना को आपकी ज़मीन पे आके कब्जा करने का ज़्यादा शौक है। चाइना का मेजर इशू है वो है आज की डेट में, मुझे लगता है, इकोनॉमी, कि इंडिया कहीं भी गलती से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ना बढ़ पाए। चाइना आज की डेट में वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसको एक ही जगह से डर है, वो है इंडिया से, कि जहां अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई जिस लेवल पे चाइना में है, तो फिर चाइना का जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी है और लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रही है, वो सपना चौपट हो जाएगा। यूएस के साथ भी यही है। यूएस ऑल्सो डजंट वांट दिस बैलेंस टू गो ऑफ, उसको भी चाइना और इंडिया के बीच में बैलेंसिंग करते रहनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स में, कई बार आप देखेंगे कि एक ही टाइम पे यूएस की एक मतलब तरफ से वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को, तीसरी तरफ से हिंदुस्तान को। इधर जैसा कि आपने कहा ना कि डिप्लोमेसी इज़ अ वेरी फनी थिंग, अभी उसी को हम चाइना पे लाएं सर और रशिया पे आएँ। देर आर मेनी पॉकेट्स ऑफ द इंडियन मीडिया जो बोलते हैं रशिया इज़ इंडियाज़ ऑल वेदर फ्रेंड। ठीक है, आपने भी सुना होगा सर, जैसे रशिया इज़ इंडियाज़ ऑल वेदर फ्रेंड। तो अब अगर चाइना की बात आती है, एंड इफ़ वी सी समथिंग हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एट एनी फ्रंट, let it be in the front of economy or AI or whatever, do you think Russia will take sides with India, sir, when it comes to China? Only and only if it suits them. If it is in the Russian interest, they will come to us. अगर उनके इंटरेस्ट में है कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, वो न्यूट्रल रहेंगे। अगर उनके इंटरेस्ट में है कि चाइना के साथ जाना चाहिए, तो चाइना के साथ जाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो चक्कर है मीडिया की, आपने बात की, मीडिया के साथ प्रॉब्लम एक है, हमारे जो मीडिया पर्सनल हैं और जितने हमारे मीडिया के महारथी हैं, इसमें से 99% ऐसे हैं जो हर विषय के ज्ञाता है। ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट पे इन्होंने पीएचडी कर रखी है, बिकॉज सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उस पे से देख के बोलना है। इमोशंस में अपने ऊपर नीचे आवाज़ को मॉड्यूलेट कर लीजिए और आप हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। और आपको 24 घंटे का चैनल चलाना है, कुछ ना कुछ न्यूज़ तो होनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना है। आपको पाकिस्तान को गाली देनी है, आपको चाइना को, आप चाहे आपको डिप्लोमेसी समझ में आए ना आए, चाहे आपको कोई भी लीगल मैटर समझ में आए ना आए, आपके पास चैनल्स में हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट पे अपनी एक्सपर्टाइज बतानी जरूरी है। आप एक्सपर्ट्स को बुलाना नहीं चाहते, कॉस्ट कटिंग आपकी इतनी हो गई है, एआई आपकी हर समस्या का समाधान आपने मान रखा है कि एआई से क्वेश्चन पूछ लो, चैट जीपीटी से जवाब निकाल दिया और उसको आपका जो एडिटर है वो टेलीप्रॉम्प्टर पर डाल देता है और आप उसको पढ़ देते हैं। तो हमारे मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ इतनी, मतलब कभी बैठ के वो आज देखिए भारत ने, हैव अ हार्ट यार, बैलेंस रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर आपको याद हो जिस समय शुरुआत में दूरदर्शन का या फिर द वर्ल्ड दिस वीक जिस तरीके से प्रणव राय का आता था, तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एनडीटीवी, नीदर प्रीवियस एनडीटीवी नॉर द प्रेजेंट एनडीटीवी, बट एक बैलेंस व्यू तो आप लेके चलें, आप मदारी ना बने, क्योंकि मीडिया में हमारे यहाँ मदारी बहुत है। Okay, sir. Coming to the end of this podcast, sir, just one last question. If there are three particular, अगर कोई 3 particular areas, sectors और policies जहाँ आपको लगता है कि इन 3 जगहों पे बहुत immediately there is a need of a reform, तो क्या areas होंगे सर? हेल्थ, एजुकेशन एंड रोड कनेक्टिविटी। सो ये 3 एरियाज है जिन पे बहुत immediate reforms की ज़रूरत है हमें। और इसको अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ, एजुकेशन, हेल्थ एंड रोड कनेक्टिविटी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, Thanks बहुत a lot. अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू so much for coming to Clarity with Major. I hope we are able to give some clarity to our viewers also over a lot of topics that we discussed. Thank you. Jai Hind. Thanks, Pawan. Thank you, sir. Thank you.